मेडिसिन में हेपेटाइटिस में कल आपको क्लिनिकल पिक्चर तो बता दिए थे। अब इसमें कोर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, तीन चीज बढ़ जाता है। एक एक करके इन तीनों पर बात करते हैं आज। कोर्स एंड कॉम्प्लिकेशन। बोर्ड दिख रही है सबको? हेलो, बोर्ड दिख रही है ना सबको? अगर कोर्स कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है। इस हेपेटाइटिस ए की बात करें तो 99% क्योर हो जाते हैं, कंप्लीटली रिकवर विद इन 6 वीक्स। छह सप्ताह में हेपेटाइटिस ए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। वो ज्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हेपेटाइटिस बी की बात करें, इसमें 90% क्यूर, 90% तो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं और करीब करीब 10% लोग बच जाते हैं। 10% में 5% डाई, ये 5% नहीं बच पाते हैं और रेस्ट 5% जो बच जाते हैं वो विथ सम कॉम्प्लिकेशन, लीवर से जुड़ा हुआ या किसी और मेटाबॉलिक डिजीज से जुड़ा हुआ कोई कॉम्प्लिकेशन उनके शरीर में रह जाता है। तो 90% यहाँ भी रिकवरी रेट है। उसमें 10% में 5% नहीं बच पाते हैं और 5% जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस के साथ फिर रह जाते हैं। अगर हेपेटाइटिस सी की बात करें या हेपेटाइटिस डी की बात करें तो उसकी सिविरिटी बहुत मिनिमम है। तो उसमें सर्वाइवेंस का जो चांसेज है वो हेपेटाइटिस बी जैसा ही है, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस वहाँ लेस सिवियर, जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो बहुत लेस सिवियर कॉम्प्लिकेशंस होगा। तो कोर्स डायरेक्शन की बात करें तो कोर्स डायरेक्शन में हेपेटाइटिस से लगभग सभी ठीक हो जाता है और हेपेटाइटिस बी सी डी ई की बात करें तो 90% उसमें रिकवरी रेट है और 5% लाइफ विथ सम कॉम्प्लिकेशंस, 5% तो नहीं बचेगी। कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस में सबसे कॉमन पोस्ट हिपैटिक सिंड्रोम। एक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो फर्स्ट पोस्ट हिपैटिक सिंड्रोम। पोस्ट हिपैटिक सिंड्रोम का मतलब हो गया ठीक हो जाने के बाद भी कई ऐसे चीज सामने रहेंगे, खासकर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट, फूड डिस्ट्रेस, डाइजेशन ऑफ फैट, ये सब चीजें उसको प्रभावित जीवन भर रहेंगे। थोड़ा 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 करके ये आते रहेंगे। नेक्स्ट, रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस। रिलैप्सिंग हेपेटाइटिस मैंने फिर से दोबारा होने की चांसेस उसमें बढ़ जाएंगे। उसमें क्रोनिक हेपेटिक डिजीजेज, क्रोनिक हेपेटिक डिजीजेज, उसमें फैटी लिवर, नेक्रोसिस, लीवर सिरोसिस,
लीवर कार्सिनोमा। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस जन का कोई प्रॉब्लम जीवन में देखने को मिले। उसमें मोस्ट कॉमनली फैटी लीवर ही होता है। लीवर सिरोसिस तब जब वहाँ इन्फेक्टेड पस का फॉर्मेशन हो गया तब लीवर नेक्रोज का जाने को सिकुड़ जाना, वहां पर सिंक कर जाता है। एंड लीवर कार्सिनोमा सबसे लास्ट स्टेज हो गया। उसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले तो यूरिन का टेस्ट करेंगे। यूरिन एग्जामिनेशन, इसको यूई करके लिखते हैं। यूरिन के अगर एग्जामिनेशन करते हैं तो इसमें सबसे जो कॉमन चीज देखेंगे, चूंकि येलोइश कलर है तो स्वाभाविक है कि ये जब येलोइश कलर है तो इसमें बाइल पिगमेंट्स एक्सेस रहेगा। एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट, स्वाभाविक है। पीला है तो इसमें बाइल पिगमेंट का प्रेजेंटेशन रहेगा, बढ़ा हुआ रहेगा। सेकेंड बात करते हैं सीरम बिलिरुबिन। टेस्ट, अगर सीरम बिलिरुबिन टेस्ट की बात करें तो रेज्ड अबाउट 2 mg%। सीरम बिलिरुबिन 2 mg से यहाँ पर ऊपर रहेगा, उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एल्कलाइन फॉस्फेट। बायोकेमिकल्स में इलेक्ट्राइल अल्कलाइन फॉस्फेट की बात करें तो इसका एबॉव वैल्यू 30 Ka इसका यूनिट है। ज्यादा इससे ऊपर रहेगा, नॉर्मल इसका 3 to 13 Ka यूनिट हम लोग के शरीर में होता है, ये नॉर्मल है। तो ये बढ़ के करीब 30 Ka तक भी पहुंच सकता है। उसको सीरम एंजाइम, सीरम एंजाइम एसडीपीटी एंड एसजीओटी, ये दो टेस्ट कराएंगे। ये दोनों वैल्यू रेंज एसजीपीटी एसजीओटी दोनों बढ़ा हुआ मिल जाएगा आपको। डब्ल्यूबीसी काउंट कराएंगे, या तो ये नॉर्मल मिलेगा और लो मिलेगा। नॉर्मल वैल्यू रहेगा या फिर डब्ल्यूबीसी काउंट लो हो जाएगा, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, वायरल इन्फेक्शन है, तो यहाँ डब्ल्यूबीसी बहुत ज्यादा वर्क नहीं करेगा। उस पर स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट की बात करें तो HbSAg, HbSAg पॉजिटिव सरफेस एंटीजन टेस्ट करवाएंगे तो सरफेस एंटीजन में HbSAg पॉजिटिव मिलेगा। तो ये स्पेसिफिक टेस्ट हो गया, एकदम खास हेपेटाइटिस बी के लिए कराना होता है। और HBV अगर इसके लिए कराना होगा तो HbSAg टेस्ट
और HA। ये इतना इसका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है। इससे हम लोग कंफर्म हो रहते हैं कि प्रॉब्लम हेपेटाइटिस का है या फिर लीवर का कोई और कंडीशन है। लास्ट में आते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसको अलग अलग, फर्स्ट रेस्ट, सेकेंड डाइट, एंड थर्ड ड्रग्स, एंड चौथा प्रिवेंशन। ये चार अलग अलग बात में डिवाइडेड है। रेस्ट का मतलब है कंप्लीट रेस्ट। टिल सबसाइडिंग सिम्टम। कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं लिख रहे हैं, कंप्लीट रेस्ट। कंप्लीट बेड रेस्ट का मतलब है कि तो एडियल वर्क, टॉयलेटिंग्स, यूरिन एक्सक्रेशन, ये सब बिछावन पे ही करना है, तब उसको कंप्लीट बेड रेस्ट बोलते हैं। इसमें इसको कंप्लीट रेस्ट में रखेंगे। कंप्लीट रेस्ट का मतलब कि एडियल वर्क, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, जो नैसर्गिक प्रक्रिया उसको करने के लिए उसको सिर्फ अलाउ करेंगे, वहां तक छूट है, लेकिन बाकी घूमने के लिए ये उसको छूट नहीं है। तो कंप्लीट रेस्ट रहेगा कब तक? टिल दी सबसाइडिंग दी सिम्टम, मतलब कि बुखार कम गया, भूख वापस आ गया, स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन जो येलोइश कलर में था वो फिर नॉर्मल कलर में आ गया, तब तक उसको रेस्ट में देना है। 4 वीक्स टू 6 वीक्स नॉर्मली रेस्ट में रखा जाता है। सेकेंड आता है डाइट। डाइट में बोलते कि लो कैलोरी डाइट देंगे। उसमें तो ऑप्टेंड कराएंगे हाई कार्बोहाइड्रेट, लेस प्रोटीन, नन फैट। इसी फॉर्मूला पर काम किया जाएगा। खाना जो देंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट को सबसे ज्यादा दे देंगे, लेस प्रोटीन, प्रोटीन में एकदम थोड़ा सा प्रोटीन शामिल करेंगे खाने में, और नन फैट, फैट को पूरी तरह से रिमूव कर देंगे जब तक सिम्टम सबसाइड नहीं होता है तब तक। अब ये क्या क्या देंगे, इस ये डाइट किस किस चीज में मिलेगा? बॉइल्ड राइस, स्वीटेंड राइस, स्वीटेंड राइस में से खीर हो गया, उसका स्वीट ड्रिंक, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद प्लेन ब्रेड, मिल्क। मिल्क में ये करके रिमूव कर देंगे, उसका छाली हटा के देंगे। उसमें मिक्स्ड पोटैटो, मिक्स्ड पोटैटो का मतलब है चोखा, बॉइल्ड स्वीटेंड पोटैटो। बॉइल्ड स्वीटेंड पोटैटो मतलब शकरकंद, तो बहुत कॉमन चीज है। ये सब हम लोग लगातार देते रहेंगे, खाना में ज्यादातर कोशिश यही करेंगे। और प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एकदम से निग्लेक्ट ही करना चाहिए, और लेना भी है तो बहुत स्मॉल अमाउंट में, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा है। तो दूध दे रहे हैं, उससे ये इसको प्रोटीन ऑप्टेंड हो जा रहा है। ज्यादा नॉनवेज की तरफ में नहीं जाना है, नॉनवेज देने से फिर थोड़ा ये एजिपिटी बढ़ने के चांसेस रहेगी, तो नॉनवेज को वहां पर अवॉइड करके चलना चाहिए। और अगर पेशेंट एडिक्टेड है नॉनवेज का, तो फिश
सबसे बेस्ट होता है फिश, और विदाउट ऑयल में उसको थोड़ा सा ये करके दे देते हैं, नमक वगैरह डाल के। नेक्स्ट, ड्रग्स। अगर ड्रग्स की बात करें तो स्वाभाविक है कि इसको तो वोमिटिंग कंटिन्यू हो रहा है लगातार, तो सबसे पहले ग्लूकोज 300 ग्राम पर डे उसको देना है, और अगर ये नहीं ले पा रहा है तब 10 to 20% डेक्सट्रोज आईवी अकॉर्डिंग टू डिमांड इसको हम दे देंगे, साथ में फ्लूइड और प्लस इलेक्ट्रोलाइट। सब आईवी इसको प्रमोट कर देंगे। ग्लूकोज नहीं ले पा रहा, उससे नहीं रिकवर हो रहा है, तब डेक्सट्रोज 10 to 20% फ्लूइड कंटेंट एंड साथ में इलेक्ट्रोलाइट, रिंगर लैक्टेट वगैरह उसमें साथ में जोड़ देंगे। इस सॉल्ट की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन की चांसेस रहती है, तो सबसे बेस्ट होता है कि ऐसे केसेज में कि सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो लीवर के साथ साथ दूसरे बॉडी, हो सकता है कि ब्रेन तक ये पहुंच जाए, तो यहाँ पर सबसे बेटर होता है कि नियोमाइसिन, एक ब्रॉड एंटीबायोटिक नियोमाइसिन प्रोवाइड कर देंगे 500 mg 6 आवरली। फॉर 5 to 7 days। सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए नियोमाइसिन 500 mg 6 आवरली, मतलब दिन में 4 बार, और 5 to 7 days। उसके बाद कॉर्टिसोन, कॉर्टिसोन फिर स्टेरॉयडल ड्रग हो गया, तो हेपेटाइटिस बी में इन्फ्लामेशन जल्दी खत्म हो, इसलिए वहां पे कोर्टिसोन्स को ऐड कर लेते हैं। और कोर्टिसोन्स का जो डोज होगा वो प्रेडनिसोलोन से सबसे बेस्ट होता है ना, प्रेडनिसोलोन। प्रेडनिसोलोन 20 mg पर डे, डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं, 10 mg सुबह 10 mg शाम, और बेटर होगा कि 20 mg। और सीवियर कंडीशन है तो हम इसको बढ़ा के 40 mg पर डे तक ले जा सकते हैं, बहुत सीवियर कंडीशन है तब। लेकिन इसको देंगे अगर नियोमाइसिन देंगे तो नियोमाइसिन का एक साइड इफेक्ट है ना कि वो एकॉस्टिक नर्व, यानी कान पर उसका इफेक्ट पड़ता है, एकॉस्टिक नर्व जो हमारा ऑडिटरी नर्व है उस पर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो नियोमाइसिन जब भी देंगे ना तो उसको प्रॉपर चेकअप में रखेंगे कि कहीं कोई और बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ तो नहीं हो रहा ना। एडिंग एंटी वायरल ड्रग्स, उसको साथ में जोड़ देंगे कि जो इफेक्ट करना हो करेगा, अदरवाइज वायरल धीरे 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 करके वो सबसाइड कर देगा। लास्ट में प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब है कि पहले ही इसके प्रति हम लोग इंजेक्टेबल्स इम्यूनिटी डेवलप कर लें, तो सबसे बेस्ट होता है कि एवॉइड द कॉजेटिव फैक्टर। क्योंकि आप जान रहे हैं कि ब्लड अकोमोडेशन इंजेक्शन देने से वो हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, उसके बाद
इलीगल इंटरकोर्स से हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन का, तो डेली यूटेंसाइल से हो सकता है। तो ये सब चीज को अवॉइड करना है प्रिवेंशन में, पहले कि एकदम से अवॉइड करना। और मेडिकल एक्सपर्ट हैं तो हेपेटाइटिस बी या सी का पेशेंट है उसको कैरी कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेटर है कि आप ग्लव्स पहन के उसका केयर कीजिए, अदरवाइज ये होने की चांसेस बढ़ जाएगी। तो ये तो कॉमन प्रिवेंशन है, इसको लेके जाना है। और उसके बाद एक्टिव इम्यूनाइजेशन कर देंगे, जो संपर्क में है, जो बराबर एक्सपोज हो जाते हैं ऐसे पेशेंट हैं, तो उसका एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में बात करते हैं तो सबसे पहले प्लाज्मा डेराइव्ड वैक्सीन, प्लाज्मा डेराइव्ड वैक्सीन, इसको हम लोग 0, 1, 6 एंड 3 to 4 ईयर, 6 month, 1 month एंड 2 day, इस फॉर्मूला पे वैक्सीन ले लेते हैं। आज लिए तो अगला डोज उसका सेकेंड डोज 1 महीना के बाद लेना है, थर्ड डोज 6 महीना के बाद लेना है। तो 0, 1, 6 एंड लास्ट में बूस्टर डोज 3 से 4 साल के बाद ले लेना है। ये सबसे बेस्ट है, ये 3 साल तक इम्यूनिटी देगा। जो संपर्क में पेशेंट जैसे किसी के परिवार में हो गया या आप प्रिकॉशन लेके करना चाहते हैं तो ये वैक्सीन ले लेते हैं तो 3 साल तक इससे प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिर तीसरा चौथा साल से जैसे ही आप बूस्टर डोज लेते हैं तो फिर 8 से 10 साल के लिए प्रोटेक्ट कर देगा। उसके बाद आता है पोस्ट एक्सपोजर ट्रांसफ्यूजन। पोस्ट एक्सपोजर ट्रांसफ्यूजन उसके लिए है जिसको हो चुका है और वो उनकी जीवन बच चुकी है, तो फिर से दोबारा उनको न हो, इससे बचने के लिए जो डोज देते हैं एवरी डोज करीब 0.06 ml पर केजी आईवी, इसको दे दिया जाता है। और दे देने के बाद ये करीब करीब 5 ईयर्स तक इससे सेफ रहता है। बस इतना ही है, इसको लिख के खत्म किया जाए। हेडिंग देना है कोर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस। उसमें लिखिए हेपेटाइटिस ए 99% रिकवर, हेपेटाइटिस ए 99% रिकवर completely within a period of 6 weeks. Within a period of 6 weeks. पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस बी 90% केस रिकवर्ड। comma out of which
out of which nearly 5% remains as carrier. Comma, 10% pass into chronicity pass into chronicity. Again, common complications are common complications are जैसे कि पहला massive necrosis, massive necrosis of the liver cells. Second, polycystatic jaundice, CHOLESTATIC, polycystatic jaundice. Third में post hepatic syndrome, post hepatic syndrome. Next, relapsing hepatitis. Next में liver cirrhosis. Next में liver carcinoma. Basically. नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन हेडिंग देखिए इन्वेस्टिगेशन में लिखे पहला यूरिन एग्जामिनेशन इसमें लिखे एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट्स excess of bile pigments and absence of urobilinogen सेकंड टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन क्या देखें the level of serum bilirubin is raised
above 2 mg%, above 2 mg%. Next, alkaline phosphatase. Alkaline phosphatase. देखिए, range above 30 Ka units. Range above 30 Ka units. Next, serum enzyme test. उसमें पहला सीरम बिलीरुबिन, अच्छा सीरम बिलीरुबिन के ऊपर लिखा दिया, काट दीजिए, सेकंड लिखो एसजीपीटी। एसजीपीटी ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सीरम ग्लूमैटिक, सीरम ग्लूमैटिक पायरुविक ट्रांसमिनेज, सीरम ग्लूमैटिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। रेस्ट, देखिए रेस्ट। सेकंड में ये एसजीओटी, एसजीओटी ब्रैकेट में सीरम ग्लूटामिक ऑक्सल एसिटिक, ऑक्सल एसिटिक OXAL OACEITC ऑक्सल एसिटिक ट्रांसमिनेज। रेस्ट, इन दोनों के बारे में कॉमन बात लिखिएगा, ट्रांजैक्शन पे इस नॉर्मल वैल्यू इज लेस देन 30 Ka, 30 Ka unit but may reach about 100 unit। के हटा दीजिए, जब यूनिट लिखिए तो के लिखने की जरूरत नहीं, 30 यूनिट लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा अबाउट 100 यूनिट, ब्रैकेट में आई यू, इंटरनेशनल यूनिट लिखते हैं, ब्रैकेट में आई यू, इधर 30 आई यू कर लीजिए और इधर 100 आई यू। नेक्स्ट मिलकर WBC काउंट, जैसे कि आइदर नॉर्मल और लो, आइदर नॉर्मल और लो। नेक्स्ट, a specific test for HAV and SBV।
specific test for HAV and HBV infections. इसमें लिखे HBsAg, HBsAg is positive. नेक्स्ट मैनेजमेंट में ये हेडिंग मैनेजमेंट फर्स्ट रेस्ट जैसे कि बेड रेस्ट should be continued. Bed rest should be continued till all symptoms are subsided. Till all symptoms are subsided. Next, diet. जैसे कि should be adequate in calories. Should be adequate in calories. Comma, easily assimilable. Easily assimilable and acceptable to the patient. And acceptable to the patient. It should be made up. It should be made up mostly of carbohydrate. Mostly of carbohydrate, less protein, and none fat. पैराग्राफ चेंज करके लिखें और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वाटर स्वीट ड्रिंक्स फ्रूट जूस boiled rice, sweetened rice, mashed potatoes, sweetened potatoes, etc. Next, we'll get for vitamins and minerals. For vitamins and minerals, green boiled vegetables. Green boiled vegetables are advisable.
Next, for the protein production करते हैं, for the protein, milk and curd water, milk and curd water and plain bread. Plain bread is advisable. Next, fat should be prohibited. Fat should be prohibited. Drugs में ये और nausea or vomiting, provide glucose at least 300 grams daily. Or by IV 10 or 20% glucose fluid and electrolyte supplement. Next में लिखिए drugs who are hepatotoxics. Drugs who are hepatotoxics should be avoided. Next, oral contraceptive, sedative and alcohol avoided. Next, whenever needed, diazepam is the probably safest. Next, cyproheptadine, CYPRO HEPTADIN, cyproheptadine helps to combat anorexia, and relieves rashes. Next, for preventions of bacterial infections, broad range antibiotics given orally.
The best is neomycins. The best is neomycins 500 mg 6 hourly. 500 mg 6 hourly for 5 to 7 days. Next, cortisons may be given in the form of prednisolone tablet, prednisolone tablet 20 to 40 mg daily to be tapered off gradually. Or hydrocortisone hemisuccinate intravenously. Hydrocortisone hemisuccinate intravenously or dexamethasone IM or IV. Dexamethasone IM or IV. Next में लिखें adding antivirals drugs. लास्ट में लिखे हेडिंग दीजिए प्रिवेंशन. प्रिवेंशन में पहला अवॉइड causative factors. Like use disposable syringe, Next, don't use daily utensil of patient. Don't use daily utensil of patient. Use rubber gloves. Use rubber gloves to care the patient. Next, avoid infected transfusions of blood. Infected transfusion of blood. Next, avoid unsafe sex. अब नेक्स्ट में ये
use of prophylactic vaccines. Use of prophylactic vaccines. इसमें ए में लिखिए प्लाज्मा डिराइव्ड वैक्सीन, plasma derived vaccines given IM in the deltoid region, given IM in the deltoid region at 0,1 and 6 months and booster dose after 3 to 4 years. Booster dose after 3 to 4 years. नेक्स्ट दूसरा में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, prepared by genetic engineering. जैसे कि suitable for persons who are at the risk of exposure to hepatitis B. थर्ड में ये पोस्ट एक्सपोजर ट्रांसफ्यूजन, of hepatitis B immunoglobulin. जैसे कि the average dose is 0.06 ml per kg IV. And provide protection for at least 5 years. Provide protection for at least 5 years. बस हो गया, फिर नेक्स्ट वीक में